नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में, साथ ही साथ संध्या वंदन में। अब जो भी काम आप कर रहे होंगे तो थोड़ा-सा रेस्ट दीजिए, पॉज़ दीजिए, चाहे आप सुबह देखें, चाहे शाम देखें। है तो संध्या वंदन, देखना तो रोज़ 8 बजे चाहिए क्योंकि 8 बजे अपलोड हो जाता है हमारे इसी चैनल पर, ठीक है? तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का प्रश्न और क्या कहता है। और अगर आप मिस करिएगा तो समझना कि आपका शायद कोई ये वो पोस्ट जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जिसके लिए आपने दिन-रात मेहनत की है, क्या पता वो छूट जाएगा। इसलिए स्किप ना करें, मिस ना करें। किसी का मैसेज देखना छोड़ सकते हो, लेकिन संध्या वंदन देखना ना छोड़िए। आइए, पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला कहता है कि अश्वमेध यज्ञ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको बताना है। इसमें घोड़े को स्वतंत्र विचरण हेतु छोड़ दिया जाता है, वैश्यों को इन यज्ञों में शामिल होने की अनुमति थी और शूद्रों को इन यज्ञों में शामिल नहीं किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ क्या है यार? इतना इजी क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिया जाएगा, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, दिया गया है। पीवाईक्यू का प्रश्न है, हमने कहा कि पीवाईक्यू करवाएंगे ताकि आपकी चीजें और आसान हो जाए। तो घोड़े को स्वतंत्र विचरण हेतु छोड़ दिया जाता था, बिल्कुल सही है, हॉर्सेस को छोड़ दिया जाता था। दूसरा, ये जो यज्ञ है इसको वैश्य करा सकते थे, राजपूत करा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। मतलब जो क्षत्रिय वर्ग थे वो करवा सकते थे और वैश्य भी करवा सकते थे। और तीसरा कहता है कि शूद्रों को इस यज्ञ में शामिल नहीं किया जाता था, ये बिल्कुल सही है, शूद्रों को ये अलाउड नहीं था, शूद्र इसमें शामिल नहीं हो सकते थे, ठीक है। चलिए, तो वैश्यों को इस यज्ञ में शामिल होने की अनुमति थी, बिल्कुल शामिल हो सकते थे, है ना। घोड़े को स्वतंत्र छोड़ देते, घोड़े को उस एरिया तक छोड़ा जाता था जहां तक ये कवर कर लेता था। माना जाता था कि यह जो राज्य है वो उस शासक का हो जाएगा जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया है। और अगर 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 किसी ने मना किया तो मना करने के दौरान क्या होता था? अगर आपने मना किया तो आपको लड़ना पड़ता था। लड़ने के बाद अगर आप जीत गए तो राज्य आपका, नहीं तो फिर उस राजा से जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया है उसकी हार स्वीकारना पड़ता था। इसलिए तीनों कथन सही हैं और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हम किसके साथ चलेंगे? ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, यानी कि 1, 2 और 3। चलिए बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। लेट्स सी, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, इनमें से कौन सा उत्तर वैदिक ग्रंथों में शामिल नहीं है? यार ये तो बहुत इजी प्रश्न है, हालांकि यहां पर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं मैं आपको बता दूं, सुन लो। पहले तो समझ लो, उत्तर वैदिक तो दो ही वैदिक पीरियड हुआ है, एक है ऋग वैदिक पीरियड हुआ है ना। एक क्या हुआ है आपका? ऋग वैदिक पीरियड, और दूसरे को हमने बोला है उत्तर वैदिक पीरियड। क्या बोला है इसको? उत्तर वैदिक पीरियड का है। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन उत्तर वैदिक ग्रंथों में शामिल नहीं है। मतलब छोटी छोटी चीजें हालांकि आपको पता है, लेकिन कहां पर आप गलती करोगे वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। मतलब ऐसा रे सर ये क्या क्वेश्चन है? मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी प्रश्न है, आप बना भी लोगे। लेकिन जो सिली मिस्टेक होता है मैं उसकी मैं बात करता हूं। तो ऋग वैदिक से स्पष्ट है भैया कि यही ऋग्वेद जो है ये उत्तर वैदिक ग्रंथों में, है ना। ऋग वैदिक जो पीरियड है, मतलब ऋग्वेद जो है यही आपका उत्तर वैदिक ग्रंथों में शामिल नहीं है। तो ऋग्वेद शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। लेकिन कई बार ये भी पूछा जाए कि वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है, यहां पर आप कंफ्यूज होंगे कि वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है। तो वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो वेद त्रयी में जो शामिल नहीं है वो कौन है? वो अथर्ववेद हो जाएगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि शुरू में पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये पहले के 3 वेद हैं, और उसके बाद आता है वो आता है आपका अथर्ववेद, काफी लास्ट में आता है, ठीक है ना। तो वेद त्रयी में जो शामिल नहीं है वो अथर्ववेद है, और उत्तर वैदिक में जो शामिल नहीं है वो कौन है? वो ऋग्वेद है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें एक और आता है प्रस्थान त्रयी, ये किसे कहते हैं? चलिए आप इसको कमेंट करके बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है ना। प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल है? जैसे हमने वेद त्रयी आपको बता दिया, तो वेद त्रयी में कौन कौन शामिल हो जाएंगे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल होते हैं? इसमें पहले से बता दो कि वेद नहीं है। एक, चलिए मैं बता देता हूं कि एक उपनिषद इसमें रहेगा, एक उपनिषद रहेगा। चलिए एक और बता देता हूं, ब्रह्म सूत्र भी इसमें रहेगा। तीसरा आप लोग बता दो भाई, तीसरा क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जिसको नहीं पता है वो आप बोल देना, सर हमको नहीं पता है, प्लीज बताइए, तो मैं कमेंट कर दूंगा, उसमें आप कमेंट कर दीजिएगा। और जिन लोगों को पता है वो बता दो भैया कि इसमें कौन शामिल होता है। एक उपनिषद रहता है, एक ब्रह्म सूत्र रहता है, एक और कौन रहता है? बहुत पवित्र ग्रंथ है भाई हम लोगों की, मतलब हिंदुइज्म की सबसे पवित्र ग्रंथ है। अब आप लोग बता देना, इतना ज्यादा हिंट दूंगा तो फिर शक्तिमान नहीं आ जाएगा, और शक्तिमान आ जाएगा तो कौन? अब समझ जाओ यार, इतना बता दिया मैं, है ना। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बट पूरा नाम आपको लिखना है ना, शॉर्ट नेम नहीं चलेगा। ओके, चलिए, तो ऋग्वेद इसका हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में फिर से आपको बताना है कि सत्य नहीं है। देखो अपन क्या कर रहे हैं ना, फोकस कर रहे हैं एक्चुअली। मतलब बहुत सारे बच्चों का ये था सर एक टॉपिक स्पेसिफिक ले आइए, कुछ बच्चों को बोलना था सर मिक्स ले आइए, कुछ बच्चों को बोलना था सर एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक लाइए।
सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी लाएंगे, टॉपिक स्पेसिफिक भी लाएंगे और रैंडम भी लाएंगे। मतलब ये पीवाईक्यूज हैं जो अलग अलग जगह पे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जो पूछे गए हैं ना, उन क्वेश्चंस का ये आपको जखीरा प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक क्या? चलिए आंसर बताइएगा। ये 0 0 क्यों लिख दिया भैया, छोड़ो। प्रश्न है, पुरोहित द्वारा लोगों को 4 भागों में बांटा गया था जिससे वर्ण कहते थे। ठीक है। इस काल में क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य को अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था। ठीक है। इस काल में महिलाएं और शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि वैश्य को था। अब यार एकदम सिंपल सी बात है, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति खराब हो चुकी थी। मतलब आपको गलत कथन बताने, पहला कथन तो बिल्कुल सही है, 4 वर्ण में थे, महिलाओं की स्थिति शूद्रों के समान थी, खराब थी। महिला और शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था, जबकि वैश्यों को था। जब वैश्यों का अधिकार था, इसका मतलब ये अनुष्ठान में भी भाग ले सकते थे। तो क्षत्रिय ले सकते थे, वैश्य ले सकते थे, ब्राह्मण तो लेते ही थे, शूद्र नहीं ले सकते थे। इसलिए ये वाला कथन आंशिक रूप से गलत है। देखो, पहला कथन तो बिल्कुल सही है, श्योर शॉर्ट सही है, थर्ड भी बिल्कुल सही है और फोर्थ भी बिल्कुल सही है। जो आपका दूसरा कथन दिख रहा है, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये वाला है ना, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, क्षत्रिय ले सकते थे, वैश्य ले सकते थे, शूद्र नहीं ले सकते थे, और इसीलिए आपका बी वाला ही हो जाएगा, आपका गलत है ना। तो बी आपको चूज करना है, बी इज द राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू आपको गलत कथन बताना है ना, तो गलत कथन कौन सा है, बी वाला जो कथन है, ये आपका गलत कथन हो जाएगा। ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। महाजनपद काल में कृषकों से उपज का 1/6 भाग कर वसूल किया जाता था, और इस 1/6 कर को हम भाग कहते थे, यानी कि टैक्सेस को हम भाग कहते थे। आपको हिस्ट्री में कुछ याद रहे ना रहे, इतना आप जरूर याद रखना कि जो टैक्सेशन वाला पार्ट होता था, मोस्ट ऑफ द केसेस में 1/6 ही रहता था। बस ये याद रखिएगा, जब अशोक ने अपनी धम्म यात्रा करी थी, 2 जगह पर गए थे वो, गया, बोध गया 10वें वर्ष और लुम्बिनी 20वें वर्ष। जब लुम्बिनी जाते हैं तो वहां पर वो टैक्स को 1/8 कर देते हैं। ठीक है। और ये भी याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी तो और बड़ा खतरनाक आदमी था, वो तो सीधा सीधा हाफ कर देता था, सीधा बोलता था भैया आधा मेरा आधा तेरा। याद करो, अक्षय कुमार वाला याद आ रहा है, 1 तेरा 1 मेरा, 2 तेरा 2 मेरा। तो कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कि 1/2 जो है वो खिलजी के समय का था, और ये वाला जो है वो टैक्सेस वाला जो पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ये किसके समय का था, ये 1/8 जो है वो लुम्बिनी की यात्रा करी थी जब अशोक ने, उस समय का था, और 1/6 ये आपका महाजनपद के समय का था। इसको भाग कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपके ऑप्शंस पूछ रहे हैं ना कि कौन कौन से कथन सही हैं। अच्छा, पूरा नहीं बोला है क्या इसने, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बस दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सही कथन अगर आपको चूज करना है तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगर आपसे बोला जाएगा कि गलत कथन, तो गलत तो ऐसा कुछ है नहीं, दोनों के दोनों कथन क्या है आपके, सही है, बोथ आर राइट। ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न है, आंसर आपको बताना है कि महाजनपदों में मगध का सर्वाधिक शक्तिशाली होने का प्रयुक्त कारण क्या है, कि मेन रीजन क्या था, आपको पूछना चाह रहा है। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी या मगध वाले रीजन से बहती थी, ये आप सभी को पता है। और मैं ये भी बता दूं, क्वेश्चन क्या पूछा गया था एक बार, कि ये गंगा नदी है और ये सोन नदी है, ठीक ना, दोनों का जहां पे संगम है वहीं पे पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र यानी कि मगध। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को लगता है कि मगध के दक्षिण में सोन नदी है। भैया पाटलिपुत्र बोलो तो समझ भी आता है, मगध साम्राज्य कुछ ऐसा कुछ था, राइट। तो मगध के दक्षिण में तो नहीं हो सकता, मगध का कौन सा हिस्सा हुआ, ये पश्चिम हिस्सा हुआ, ठीक है ना। तो याद रखना कि सोन मगध के पश्चिम में है, क्योंकि मध्य प्रदेश से आ रहा है, ठीक। तो ये भी याद रखना, तो पहला सही है। यह क्षेत्र समुद्र तट में था, हो ही नहीं सकता, मगध कहां से समुद्र तट हो जाएगा, झारखंड बिहार वाला रीजन है, गलत। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें मौजूद थी क्या, मौजूद हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये बहुत बड़ा रीजन है जहां पे लौह खदान आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर तो मिलेगा, इसलिए यहां पे औजार भी प्रचुर मात्रा में मिले, तो सी भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों, ठीक है। चलिए, तो ये आज का था संध्या वंदन की इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको कमेंट करके बताना, जहां पे मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, क्वेश्चन क्या था कि भैया कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, कि प्रस्थान त्रय में किसको शामिल किया जाता है। एक तो उपनिषद है, दूसरा ब्रह्म सूत्र है, तीसरा आपको बताना है शक्तिमान। याद कर लो, शक्तिमान की फेवरेट जो थी, है ना। इतना बता दियो तो सही आंसर बता दो भाई, पूरा आंसर लिखना है लेकिन आधा अधूरा आंसर नहीं लिखना है आपको, ठीक है। चले, तो मिलेंगे हम लोग अगले अध्याय में, मतलब अगले पार्ट में। कमेंट जरूर करिएगा आंसर, और क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ये भी आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।